हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है पहली क्लास और पहले चैप्टर की सारी क्लासेस आपको मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो चलिए और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ और भी अच्छी तरह से हम अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज। और जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं कि मैं आपको जैसे टॉपिक जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी चीज़ें हों, हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया और आपको अच्छी तरह से समझाया है। उसी प्रकार से हम इस चैप्टर को भी लेके चलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, इसमें हम मुख्य रूप से डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से डीएनए के बारे में और डीएनए की जितने भी पार्ट हैं वो, और डीएनए क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी आपके साथ धीरे 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 जैसे ठंड बढ़ती जाएगी आपके पास और भी समस्याएं आती जाएंगी, कहते ना आलस्य आता जाएगा। तो भाई जो अच्छी तरह से लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करेगा वो आगे चल करके उसे परिणाम भी प्राप्त होगा, आगे चल करके उसे परिणाम भी प्राप्त होगा। और अभी ये मत देखिए कि कोई क्या कह रहा है, कि आपके फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं और घर वाले क्या बोल रहे हैं। अभी तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपके फ्रेंड क्या कह रहे हैं, भैया आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं या कोई क्या कह रहा है। नहीं, कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो अभी जो मेहनत करना है ना, आपको खामोशी से करना है, और जो आने वाली सफलता होगी, आने वाला जो रिजल्ट होगा, शोर तो उसे मचाना चाहिए। आप इतने कायदे से, इतनी अच्छी तरह से तैयारी करें बेटा। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का चैप्टर हमारा होगा कौन सा? तो आज का चैप्टर होगा हमारा वंशागति का आणविक आधार। आणविक आधार। तो वंशागति का आणविक आधार यानी इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से डीएनए के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले बात आती है कि डीएनए क्या है और ये कहां पाया जाता है। डीएनए क्या है और ये कहां पाया जाता है, तो सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, आपने कोशिका वाले चैप्टर में आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, है ना। मैं ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूं। कोशिका वाले चैप्टर में आपने कोशिका नामक एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, और उस कोशिका के टॉपिक में आपने उसके अंदर एक पढ़ा होगा पार्ट जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है बेटा केंद्रक। जिसका नाम क्या है? केंद्रक, है ना। इसे न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में। और इसी केंद्रक के अंदर क्या होता है बेटा? इसी केंद्रक के अंदर क्या होता है? इसी केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। इसी केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए। अब देखिए, जब डीएनए के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो ये हम जान भी लें, तो हम कहेंगे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं वैसे आप बनाएंगे। अभी हम कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, तो कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लें। तो किसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको? डीएनए, ठीक है। किसके बारे में? डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में, डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, पहले मैं बता देता हूं, फिर इसके बाद हम पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कह दें आप। और डीएनए जो है उसकी जो खोज की थी वो फ्रेडरिक मिशर ने सन 1869 में की थी। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे कि डीएनए की जो खोज हुई थी वो 1869 में हुई थी। वो कब हुई थी? 1869 में हुई थी। और इसे उस समय
इसे उस समय न्यूक्लिन नाम दिया था। इसे उस समय क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। बाद में अल्टमान वगैरह आए थे, तब उन्होंने इसको डीएनए नाम दिया था। तब उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? डीएनए नाम दिया था। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की ओर कि डीएनए की खोज महान वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक मिशर ने की थी। और उन्होंने इसे कब खोजा था? मैंने क्या डेट बताई आपको? कौन सा सन बताया? 1869 में खोजा। कब खोजा उन्होंने? 1869 में। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या लिखेंगे? उन्होंने इसे उस समय न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिन नाम दिया था। तो जिस समय फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी, तो उस समय उसका क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। अच्छा, इसके बाद भी आप कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि अल्टमान ने इसकी रासायनिक प्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात करने के बाद लिख दो, करने के बाद, है ना, इसे क्या नाम दिया था? इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। अल्टमान ने जब इसकी रासायनिक प्रकृति को समझा, पढ़ा या जाना, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल। तो उन्होंने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। अगला पॉइंट लिखेंगे कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, या इसे क्या कहेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चाहे ऐसे आप समझ लें, चाहे वैसे समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्या कहेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। अच्छा, ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखिए, डीएनए के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं अगले वाले पेज पे जाके। तो कहेंगे कि डीएनए की संरचना, कहेंगे क्या? डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना में देखिए, मैं आपके लिए बना देता हूं। ये है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है,
ये देखिए ये हमने बना दिया है क्या, डीएनए की संरचना। अब देखिए डीएनए की संरचना में क्या क्या होता है। देखिए इसके एक घुमाव में, इसका जो एक घुमाव होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का। कितना होगा बेटा, 34 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो इसका घुमाव होता है वो क्या होगा, 34 एंगस्ट्रॉम का होगा। इसके बीच में कितने, इस 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में कुल 10 डंडे होते हैं। कितने डंडे होते हैं, 10 डंडे। तो 34 बाई अगर 10 करेंगे तो आएगा 3.4। तो कहेंगे एक से दूसरे की दूरी कितनी होगी बेटा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होती है वो मापन की सबसे छोटी इकाई है। तो क्या कहेंगे एंगस्ट्रॉम के लिए, आप नोट कर लीजिएगा बेटा, मैं लिखे दे रहा हूं कि ये जो एंगस्ट्रॉम इसमें दिया गया है इसका नाम क्या है, हम कह रहे हैं एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम जो है वो कहेंगे ये क्या है, ये मापन की सबसे छोटी इकाई को मापन की सबसे छोटी इकाई, ऐसे लिख देते हैं। मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है, एंगस्ट्रॉम। अगर फिजिक्स वगैरह आप कुछ चैप्टर वगैरह है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा, तो एंगस्ट्रॉम के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे कि इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई कुल, ठीक है, वो कितना होगा, 10 एंगस्ट्रॉम। इसका हाफ क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी 20 एंगस्ट्रॉम होगा, और इसका हाफ क्या होगा, 10 एंगस्ट्रॉम होगा। अब देखिए ये जो है, ये जो डंडे दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं नाइट्रोजन समाचार। ये क्या है बेटा, ये क्या है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये वाला ले लेते हैं। ये क्या है, ये क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन समाचार। ये क्या है, नाइट्रोजन समाचार। अब ये जो जिससे जुड़े होते हैं बीच में, जिससे ये जुड़े होते हैं इसको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन बंध। फिर इसके बाद बोलेंगे इसकी जो बैकबोन बनी है, ये जो बैकबोन बनी है ये शुगर यानी शर्करा तथा फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होगी, फॉस्फेट की। शर्करा तथा फॉस्फेट की ये बनी होती है। ये काहे की बनी होगी, शर्करा तथा फॉस्फेट की। ये बातें आप जो मैंने आपके लिए लिख दी हैं ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं, ये वाला पार्ट है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर एंगस्ट्रॉम मापन की सबसे छोटी इकाई है, और फिर ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और डीएनए के बारे में जो संरचना मैंने आपको दिखाई वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और इसकी जो बैकबोन होती है वो काहे की, शर्करा तथा फॉस्फेट की बनी होती है। तो चाहे तो आप इसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम इसके बारे में, भाई 10 डंडों की दूरी क्या है। अगर आप चाहें तो आप स्वयं से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कितने डंडे हैं इसमें, 10। एक घुमाव में कहेंगे डीएनए के एक घुमाव में कुल 10 है ना, 10 डंडे होते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कुल 10 डंडों की दूरी, कुल
10 डंडों की दूरी कितनी होगी बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम होती 34 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर इसके बाद इसकी बैकबोन काहे की बनी होती है? इसकी बैकबोन शर्करा तथा फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है। नाइट्रोजन समाचार आपस में किससे बताया? नाइट्रोजन समाचार आपस में किससे जुड़े होंगे बेटा? हाइड्रोजन बंध द्वारा। नाइट्रोजन समाचार किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंध आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है। बाकी ये देखिए 20 एंगस्ट्रॉम और 10 एंगस्ट्रॉम मैंने आपके लिए लिख ही दिया है, और जो भी नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए ये वाला आपका मैं इंपॉर्टेंट मार्क के दे रहा हूं। डीएनए के बारे में पूछा जाता है कि डीएनए के बारे में बताइए। ठीक है। इस संरचना को डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। द्विकुंडली संरचना, इसे क्या कहेंगे बेटा? इसे द्विकुंडली संरचना भी कहते हैं। देखिए आगे मैं एक पॉइंट बना के लिखे दे रहा हूं। अच्छा चलिए आगे नेक्स्ट ही स्लाइड यूज कर लेते हैं। इसे पीछे वाली स्लाइड के बारे में बता रहा हूं। पीछे डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब है कि दो है ना, द्विकुंडल ऐसे घुमाव है ना, तो द्विकुंडल, इसे द्विकुंडलित संरचना भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? द्विकुंडली संरचना भी कहते हैं। अब देखिए आ जाते हैं इनके बीच में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन समाचार हैं, तो कहेंगे नाइट्रोजन समाचार। बेटा नाइट्रोजन समाचार जो होते हैं पहले समझ लीजिए इनको अच्छी तरह से, फिर आगे मैं बताता हूं। डीएनए में पाए जाने वाले ये जो नाइट्रोजन समाचार हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है प्यूरिन और दूसरे हैं पिरिमिडिन। पहले है प्यूरिन और दूसरे क्या हैं? पिरिमिडिन्स या पायरिमिडिन्स भी आप कह सकते हैं। अब देखिए प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन और पायरिमिडिन्स में थाइमिन साइटोसिन और उसके साथ साथ यूरेसिल भी आता है। उसके साथ साथ क्या आता है? यूरेसिल भी आता है। तो इस बात को अच्छी तरह से जान लें, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। कहेंगे कि भाई इनको क्लासिफाई कर दें तो कहेंगे भाई ये क्या हो गए, कहेंगे इनके लिए भाई, इनके लिए हम कहेंगे कि दो प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। छोटा कर देते थोड़ा सा, है ना। अब देखिए कहेंगे इनके लिए ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अभी मैंने क्या क्या बताया? पहला क्या बताया मैंने? पहला आपको बताया मैंने प्यूरिन। क्या बताया? प्यूरिन। पहला क्या बताया? प्यूरिन। और दूसरा मैंने आपके लिए क्या बताया? पिरिमिडीन। दूसरा आपको क्या बताया? आपको पिरिमिडीन। तो पहला आपने पढ़ा प्यूरिन, पहला आपने क्या पढ़ा? प्यूरिन, और दूसरा आपने क्या पढ़ा? पिरिमिडीन। अब देखिए प्यूरिन में जब हम कहेंगे कि प्यूरिन में कौन कौन आता है, तो प्यूरिन में कहेंगे एडेनिन,
एडेनिन, और नंबर 2 पर ग्वानिन। पहले नंबर पर आएगा एडेनिन और दूसरे नंबर पर कौन आएगा? ग्वानिन। और अब इसमें क्या कहेंगे, कौन कौन से आएंगे? पिरिमिडीन में थायमीन, 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 थायमीन। नंबर 2 साइटोसिन, साइटोसिन। और तीसरे नंबर पर आप कौन आएगा बेटा? तीसरे नंबर पर आएगा आपका यूरेसिल, यूरेसिल। तो देखिए तो हम कहेंगे प्यूरिन, भाई नाइट्रोजन समाचार, नाइट्रोजन समाचार से ही डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं नाइट्रोजन समाचार से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड, भाई इन्हें तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इन्हें ही तो कह रहे हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड, टाइड। अब डीएनए के लिए, भाई डीएनए के लिए एक पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं। क्या कह सकते हैं डीएनए के बारे में? भाई यहां पर ऐड कर सकते हैं एक और पॉइंट, इसको थोड़ा सा नीचे करके एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि कहेंगे डीएनए यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, बहुलक होता है। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखें, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं ये अच्छी तरह से अपने जहन में रखेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया क्या बताया मैंने आपको? नाइट्रोजन समाचार। ये जो नाइट्रोजन समाचार होते हैं इन्हीं से मिलकर के, यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों की मात्रा क्या होती है? समान मात्रा होती है। उसे कहते हैं चारगाफ का नियम। उसे क्या कहेंगे हम? चारगाफ का नियम। तो चारगाफ के नियम के अनुसार एक क्या होगा? प्यूरिन होगा और दूसरा क्या होगा? पिरिमिडिन। तो भाई चारगाफ के नियम के अनुसार हम कहेंगे कि जब बनते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनने के समय क्या होगा कि अगली स्लाइड पर देख लेते हैं कि ए और टी, ए टी जब कभी भी जुड़ेगा तो उसके बीच में कितने डबल बॉन्ड, और जी तथा सी जब कभी भी जुड़ेगा तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो चारगाफ का ये नियम है कि कहेंगे पहली बात चारगाफ का नियम, चारगाफ का नियम। अच्छा, इस नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं आप? क्या कहेंगे? कहेंगे कि भाई पहली बात तो यही लिख लीजिए, पहली बात तो यही लिख लीजिए, नंबर 1 पहली बात ये कहेंगे एडेनिन जब जुड़ता है, जब जुड़ेगा, लिख लो जुड़ेगा, तो किससे जुड़ेगा? एडेनिन जब कभी जुड़ेगा तो थायमीन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? एडेनिन जब जुड़ेगा तो थायमीन से जुड़ेगा और इसके मध्य दो बंध होते हैं, दो बंध होते हैं। और दूसरी बात हम इसके लिए भी कहेंगे, भाई इसके लिए भी तो कह सकते हैं कि ग्वानिन, क्या कहेंगे? ग्वानिन जब कभी भी जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से, साइटोसिन से। और इसके बीच में कितने 1 2 3 यानी कि 3 बंध होंगे, 3 बंध होते हैं। क्या लिखेंगे? 3 बंध होते हैं। उम्मीद है जो मैंने लाइन खींची है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नंबर 2 सेकंड पॉइंट में, अगले पॉइंट में हम क्या कहेंगे?
एक प्यूरीन तथा एक क्या होता है, पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन होता है। एक प्यूरीन तथा एक पिरिमिडीन होता है। एक प्यूरीन होगा और दूसरा क्या होगा, पिरिमिडीन। अच्छा, दोनों का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। नंबर तीसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, दोनों का अनुपात समान होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो उम्मीद है आपको चारगाफ का नियम भी समझ में आया होगा। चारगाफ के नियम के अनुसार उन्होंने न्यूक्लियोटाइड को जुड़ने से संबंधित चर्चाएं की थी, उसके बारे में बताया था। तो हमने कहा एटी के बीच में कितने डबल बॉन्ड और जीसी के बीच में कितने होंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। एटी के बीच में डबल और जीसी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर उपस्थित होते हैं। एक प्यूरिन तथा दूसरा क्या होगा, पिरिमिडीन। एक प्यूरिन का लिया जाएगा और दूसरा किसका लिया जाएगा, पिरिमिडीन का लिया जाएगा। और दोनों का अनुपात क्या होगा बेटा, दोनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। दोनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे आपसे कह दे, एक क्वेश्चन ही बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि कह दे कि किसी डीएनए में एडेनिन का अनुपात 30% है। कितना है, 30% है। और फिर उसके बाद कह दे कि बताइए कि साइटोसिन का अनुपात क्या होगा, साइटोसिन का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, एडेनिन का अनुपात अगर 30 है तो थाइमिन बराबर कितना होगा, 30%, यानी दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 60%। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 100%। तो 60% निकल गया, यानी कि 40% बचा। अब 40 में ग्वानिन और प्लस साइटोसिन होगा, तो कहेंगे 20% ग्वानिन और 20% क्या होगा बेटा, साइटोसिन। ऐसा करके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, वहां पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा देख लीजिए एक बार, ओवरव्यू कराए दे रहा हूं। नंबर 1 पर हमने पढ़ा चैप्टर के बारे में, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। भाई कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है। और उसके अंदर भी भाई केंद्रक जाल होता है, और केंद्रक जाल के ऊपर डीएनए के छोटे छोटे कण चिपके रहते हैं। डीएनए के बारे में हमने चर्चा की कि भाई महान वैज्ञानिक किसने, सर फ्रेडरिक मिशर ने कब खोजा था इसको, 1869 में इसको खोजा था। उस समय इसका क्या नाम दिया था बेटा, उस समय इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। उस समय इसका क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। आगे चल करके जब इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया तो अल्टमान ने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। फिर इसके पूरा नाम मैंने बता दिया। पूरा नाम बताने के बाद फिर हमने डीएनए के बारे में चर्चा की, डीएनए के बारे में बिंदु लिखे, कुछ पॉइंट्स लिखे। इस पॉइंट को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले टॉपिक में, आगे आने वाले जितने भी हेडिंग्स हों उसमें आपको समस्या ना आए। ठीक है। फिर आगे हमने नाइट्रोजन समाचार के बारे में चर्चा की, यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और दूसरे पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन में 3 होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यही यूरेसिल जो होता है ना, वो किसके, थायमिन के स्थान पर कौन आ जाता है, यूरेसिल। थायमिन के स्थान पर कौन आ जाएगा, यूरेसिल। तो डीएनए से किसमें, आरएनए में परिवर्तन हो जाता है। वो हम आगे अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आगे की क्लास और भी अच्छी तरह से करने के लिए और भी अच्छी तरह से अपने एग्जाम को देने के लिए तैयार रहिए, सजग रहिए अच्छी तरह से। और मैं हमेशा कहता हूं, लगे रहिए, जुटे रहिए और करते रहिए। और हमेशा हर एक लेक्चर में लगभग मैंने बोला है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो आप सही रास्ते पर हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से इन सब चीजों को समझिए। नहीं समझ में आता एक बार और देखिए। डीएनए चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे क्लास 12th हो, और चाहे क्लास 11th हो, 9th के बच्चे के लिए भी ये तो टॉपिक, ये जर्नल इंट्रोडक्शन मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि सामान्य परिचय, सामान्य मतलब छोटी मोटी बात जो आपको एक टॉपिक के बारे में ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन पार्ट जब हम कहेंगे ना, तो वो आपको अच्छी तरह से बेटा पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पता होता है तो आगे चल करके टॉपिक्स में हमें ज्यादा समस्या नहीं आती है। और 20 से देखेंगे तो उतना आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा और ना ही आएगा। तो
इसे अच्छी तरह से समझने के लिए लगातार क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। जो नहीं समझ में आता उसे एक बार रिपीट करके देख लें, रिवाइज करके देख लें, पढ़ के देख लें। नहीं समझ में आता दोबारा लेक्चर को भी आप कर सकते हैं, दोबारा लेक्चर देख सकते हैं। तो फिर से कहूंगा, लगे रहें, जुटे रहें और मेहनत करते रहें, और यही मेहनत आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।